हेलो मेरे क्लास 12th के योद्धाओं। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जम के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, इस वीडियो में आपका 30 में 30 नंबर पक्का हो जाएगा। 30 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो हमारा संपूर्ण गद्यांश, जो आपका गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम में, प्लस पद्यांश भी बताऊंगा। ठीक है, गद्यांश भी 10 नंबर का आता है, पद्यांश भी 10 नंबर का है, 20 नंबर। ठीक है, साथ में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। 10 और 20 30 नंबर इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूं। बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो है 2026 पेपर में 100% आएगा। ठीक है, ये 100% आएगा। जितना मैं आपको बताऊंगा वो सारा तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितना मैं आपको गद्यांश जो बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% पेपर के लिए। पद्यांश भी 100% आएगा और ये ऑब्जेक्टिव भी 100% आएगा। तो बहुत ध्यान से समझना। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर हम आपको गद्यांश पद्यांश सब कुछ पढ़ाएंगे। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखो आपके पेपर में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी ना, मतलब उसमें हम आपको सबसे पहले भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोगों को क्लास कैसा लगेगा लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास तो भैया नीचे आप लोग नाइस जरूर लिखना। ठीक है, सारे स्टूडेंट नाइस लिख देना कि सर बहुत अच्छी क्लास है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और सारे सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, ये 12th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट भैया, 12th हिंदी का वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो 2026 बोर्ड में ना ये 100% आएगा। वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। बहुत ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट कर लेना। ठीक है, और आज से तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। 95% लाना है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से समझना। पहला नंबर भैया, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। भैया इंदुमती जो है वो एक कहानी विधा की रचना है। अगर आपसे विधा पूछे तो वो याद रखना कि इंदुमती किस विधा की रचना है, तो डायरेक्टली आप बताना कहानी विधा। ठीक है, कहानी विधा। सेकंड क्वेश्चन इसी में एक और बन जाता है, सर जो इंदुमती है ना, इंदुमती है वो हमारा प्रथम कहानी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम कहानी माना जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में आता है भैया जो प्रथम कहानी कौन सा है भैया, तो आपको बताना है इंदुमती। क्या है? इंदुमती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। पहले ये कहानी विधा की रचना है, दूसरा ये भैया प्रथम कहानी भी माना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी में आता है भैया कि इंदुमती के लेखक कौन है। तो वृंदावन लाल वर्मा है, किशोरी लाल गोस्वामी है, अज्ञेय है या प्रेमचंद्र जी हैं। तो ना तो भैया वृंदावन लाल वर्मा है ना अज्ञेय है, ना हमारे प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना भैया, जो हमारा इंदुमती कहानी है उसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, बस पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे भैया, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्रीनारायण प्रेमघन या फिर प्रेमचंद्र। जल्दी से बताओ भैया, क्लास 9th में रहे होंगे तो आप लोग भैया पढ़े होंगे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में, पढ़े होंगे जरूर। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो भैया जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो है भैया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास से आपका भैया 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो सारा क्वेश्चन। अगला भैया आगे आ जाओ, यहां लिखा हुआ है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। भैया खड़ी बोली जो है क्या है? खड़ी बोली जो हमारा है, इसकी जो खड़ी बोली आप लोगों ने नाम सुना होगा। खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना, फर्स्ट रचना बताना है। पहली रचना कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है भैया कवि वचन सुधा या गोरा बादल की कथा या कामायनी या फिर चिताम्बरा। तो भैया याद रखना, गोरा बादल की कथा क्या माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम कहानी माना जाता है या प्रथम रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? पहली रचना माना जाता है। किसको भैया? गोरा बादल की कथा को। ठीक है, ना तो कवि वचन सुधा को माना जाता है, ना कामायनी को माना जाता है, ना चिताम्बरा को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? गोरा बादल की कथा को। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। ये तो बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है, हर साल, ठीक है। तो याद रखना जो हिंदी है ना, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, या गोदान को, या गुनाहों के देवता, या चित्रलेखा। तो भैया जो हमारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। भैया ये याद रखना कि परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्या है? प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है। चारों क्वेश्चन कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। भैया जो कवि वचन सुधा है उसके संपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में आता है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और ये ऑब्जेक्टिव भैया 2026 क्लास 12 हिंदी के पेपर में जरूर आएगा। तैयार कर लो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ऑप्शन है भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, या बद्रीनारायण प्रेम घन। जल्दी से बताओ। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक माने जाते हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, ठीक है। समझ में आ गया ना? 5 में 5 क्वेश्चन। देखो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। जितने स्टूडेंट भैया अभी तक टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है टॉपर बैच का, वो ज्वाइन नहीं किए हैं ना, तो जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो भाई। टॉपर बैच आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल बैच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल बैच है, क्योंकि इस बैच में मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारा PDF नोट्स आप लोगों को इसी में दिया जाएगा। इसकी प्राइस बहुत कम है, पूरे साल का केवल भैया 299 है। कितना है? 299 पूरे साल की फीस है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लो, मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो 99 18 86 31 96। इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। टॉपर बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 में 4 लगा देगा। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। पहला संपादक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रथम, मतलब पहला, फर्स्ट संपादक सरस्वती पत्रिका के। बहुत सारे स्टूडेंट प्रथम नहीं ध्यान रखते, तो भैया ध्यान रखो, क्योंकि पहले संपादक अलग हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक अलग हैं, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, जयशंकर प्रसाद या हर देव प्रेमी, तो याद रख, हर देव बाहरी, तो याद रखना भैया जो श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास जी वो हमारे पहले संपादक माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास जी सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं भैया। नूतन ब्रह्मचारी, जो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार। जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलों, और आप लोग तैयार कर लेना रसगुल्लो। सदल मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर हमारा तो भैया बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं जो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, ठीक है। कौन माने जाते हैं? हमारे जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। इन चारों में से भैया बताना है, इन चारों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सा है? जल्दी से बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कल्प वृक्ष नहीं है, माटी हो गई सोना नहीं है, प्रभाकर की है, ठेठ हिंदी का ठाठ ही ये वाला है, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया 8 नंबर क्वेश्चन। नोट करते रहो, ठीक है, नोट करते रहो। PDF तो आपको टॉपर बैच में मिल ही जाएगा, ज्वाइन कर लेना, केवल 299 फीस है। जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो। अगला आ जाओ भैया, चिंतामणि किसके लेखक के इसके हैं भैया? चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है किस लेखक का निबंध संग्रह, अर्थात इसका लेखक बताना है। जल्दी से बताओ भैया। जब आप लोग क्लास 10th में रहे होंगे तो आप लोगों ने भैया चिंतामणि पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है भैया प्रेमचंद्र जी, या फिर श्याम सुंदर दास जी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या गुलाब राय। तो जल्दी से बताओ, चिंतामणि जो है किस लेखक का निबंध संग्रह है? चिंतामणि तो वो है भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है जो चिंतामणि है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला आ जाओ, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? लेखक आपको बताना है भैया, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक बताना है।
ठीक है, लेखक तो ऑप्शन भैया श्याम सुंदर दास जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जल्दी से बताओ, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसके लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है माय डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहां से 10 में 10 ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो सभी स्टूडेंट भैया। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, इन चारों में से जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? अशोक के फूल है, या राष्ट्र का स्वरूप है, या फिर कविता क्या है, या फिर तुम चंदन हम पानी? देखो भैया, अशोक के फूल तो सभी को पता है किसका है। ठीक है, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ये वाला। और जो कविता क्या है, कविता क्या है, ये जो है भैया किसका है? हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध है। याद रखना, अगर विधा पूछ ले तो निबंध याद रखना कि निबंध विधा पे है, जो ये वाला है। कविता क्या है? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन भैया, कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता जो निबंध संग्रह है वो किसका है? कल्पलता हरिशंकर प्रसाई का, या फिर हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, या फिर हमारा गा वाला प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी का? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है भैया? कल्पलता तो भैया सभी को पता है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है क्या? हमारा कल्पलता जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैं आपको करा रहा हूं ना, वो 5 स्टार प्रश्न है, ये याद रखना, 5 स्टार प्रश्न। ठीक है, 5 स्टार। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। भैया साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है भैया? साहित्य सहचर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भैया। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? ठीक है, जल्दी से बताओ भैया। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या श्याम सुंदर दास जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर हमारे हरिशंकर प्रसाई जी हैं? तो हरिशंकर प्रसाई भी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है, और हमारे रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। तो कौन है भैया? हमारे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक। अगला आ जाओ भैया, कुटज किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है कुटज, सभी को पता होगा। कुटज जो 12th में है उनको तो पता ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का भी नहीं है भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और राजा लक्ष्मण सिंह का भी नहीं है। तो किसका है भैया? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है जो कुटज हमारी रचना है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो 14 नंबर तक। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि भैया मेरे पिताजी संस्मरण लेखक हैं। ठीक है, मेरे पिताजी संस्मरण लेखक हैं। ऑप्शन इसके लेखक कौन है भैया? ऑप्शन है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं, या हरिशंकर प्रसाई जी हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं? जल्दी से बताओ भैया, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? जल्दी से बताओ। तो वो है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? प्रभाकर जी हैं, याद रखना, प्रभाकर जी हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं मेरे पिताजी का संस्मरण के लेखक। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इन चारों में से भैया बताना है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। सभी को पता होगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा। ऑप्शन है भैया विचार प्रवाह, या परख, या फिर माटी हो गई सोना, या फिर हमारे साहित्य और समाज। क्या है भैया? क्या है प्रभाकर जी की रचना? इन चारों में से प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? तो भैया जो हमारा विचार नहीं है, विचार प्रवाह नहीं है, माटी हो गई सोना। गा वाला ऑप्शन से माटी हो गई सोना जो है वो प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, तो 16 ऑब्जेक्टिव हो चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ, आगे साहित्य के 4 अध्याय,
संस्कृति है, सॉरी संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय जो है उस पुस्तक के रचनाकार हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर हमारे विद्यानिवास मिश्रा जी हैं। जल्दी से बताओ कौन है भैया? तो वो है भैया रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। किसके? संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। तो इसके कौन है? वो है भैया दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। याद रहेगा ना? जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं माइंड में जा रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए इतना ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भैया। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है राहुल संस्कृत्यानंद, विद्यानिवास मिश्रा, या नागार्जुन, या फिर प्रेमचंद्र। तो भैया याद रखना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। घुमक्कड़ जो है वो राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। किसकी है? राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर का सही है 18 नंबर का, ठीक है। 18 नंबर नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भैया 12th हिंदी का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया 19 नंबर, जो कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है। लहरों के राजहंस दो है भैया, ये वाला बकलम खुद भी है और समय सारथी भी है। अगला जो हमारा ये तट की खोज जो है वो नहीं है, ठीक है। जो तट की खोज है वो मोहन राकेश की नहीं है। अब कमेंट करो भैया तट की खोज जो है, तट की खोज वो आखिर किसकी रचना है? किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला 20 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है भैया? बहादुर कहानी के लेखक। भैया क्लास 12th में तो भैया बहादुर कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहादुर बच्चा जो है उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहादुर कहानी आई होप आप लोगों ने 1-2 बार बुक में पढ़ भी लिया होगा। पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसका हमें लेखक पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लेखक तो पढ़ा ही नहीं, केवल कहानी पढ़े। तो भैया बता दो लेखक कौन है? रेणु जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार है, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, या अमरकांत हैं। तो भैया जो बहादुर कहानी है उसके जो लेखक हैं अमरकांत जी हैं। और अगर भैया पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो आप लोग भैया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश करो। डेली अगर आप टारगेट बना लेते हो, हम हर सब्जेक्ट का 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, तो 5 सब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और अगर आप एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्ट का तैयार करते हो तो आपका बहुत है, ठीक है। 10 ही तैयार कर लो भाई, एक महीने में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगर 10 तैयार कर लिए तो 30 दिन में 300 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 ऑब्जेक्टिव, नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं 21 नंबर ऑब्जेक्टिव। 21 नंबर है मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है भैया? उपन्यास बताना है, किसका उपन्यास है मैला आंचल? जल्दी से बताओ। वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, ठीक है, एंड हमारे फरीश्वर नाथ रेणु का, या फिर हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी का। भैया आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि जो ये हमारा है ना, ये हमारा किसका है? जल्दी से बताओ। वो है रेणु जी का, फरीश्वर नाथ रेणु जी का। कौन सा? मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो फरीश्वर नाथ रेणु जी का, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रेणु जी की रचना है, ठीक है। आगे आ जाओ। चारु चंद्रलेख विधा है। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? ऑप्शन है भैया शिखर, ठीक है, या कहानी, या फिर आगे आ जाओ उपन्यास, निबंध। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? तो याद रखना जो उपन्यास विधा है ना वो है। चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? खावाला उपन्यास विधा की रचना। नोट कर लो। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि दीप जले शंख बजे विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दीप जले शंख बजे जो है वो किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है भैया रेखा चित्र, या ललित निबंध, या यात्रा विनती, या संस्मरण। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये किस विधा की रचना है भैया? दीप जले शंख बजे। भैया अगर दीप जलेगा तो शंख बजेगा, कहने का मतलब है दीप जले शंख बजे।
ठीक है। तो ये हमारा किस विधा की रचना है भैया? रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा, सॉरी संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, घा वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारा दीप जले शंख बजे है, संस्मरण विधा की रचना है। आगे आ जाओ भैया 24 नंबर क्वेश्चन, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु तो सभी स्टूडेंट को पता होगा भैया किस विधा की रचना है। अजात शत्रु, अगर अजात शत्रु के हम लेखक की बात करें तो आप क्या बताओगे? अजात शत्रु ना, तो अगर हम बात करें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी, बहुत बार ये सब आता है। तो ये सब जो है भैया वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। अगर यहां जो अजात शत्रु है वो ना तो जीवनी है, ना तो हमारा संस्मरण है, ना आत्मकथा, ये एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। ठीक है, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर भैया, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल जो हमारा है किस विधा की रचना है? ऑप्शन भैया कहानी विधा, या फिर संस्मरण विधा, या उपन्यास विधा, या निबंध विधा। अशोक के फूल जो हमारा है किस विधा की रचना है? निबंध विधा, सरहता। तो जो हमारा अशोक के फूल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हमारा निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा है? जो अशोक के फूल है वो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। जैसे आप एक निबंध लिखते हो ना, वैसे ये एक निबंध है। बड़ा सा लिखा हुआ, आराम से पढ़ो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे आ जाओ, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है और सभी को पता होगा कि हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। ठीक है, सरहपा को माना जाता है। खा वाला ऑप्शन सही है। याद रखना कि जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। खा वाला सही है। ठीक है, नोट कर लो 26 तक। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल का नाम किसने दिया? बीज वपन काल का नाम किसने दिया? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी ने, या डॉक्टर हजारी प्रसाद, सॉरी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या मोहन अवस्थी ने। तो याद रखना कि जो आदि काल है उसको बीज वपन, क्या बीज वपन का काल का नाम दिया वो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे आ जाओ 28 नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इन चारों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट भैया, प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस माना जाता है, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो, या फिर हमारे जो रामचंद्र का, नहीं ये सब नहीं भैया, जो पृथ्वीराज रासो है ना, इसे माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार हो गया ना भैया 28 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब देखो हम लोग 29 और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से बता दें कि जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे ना, सबसे पहले आप लोग जो हमारा टॉपर बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है टॉपर बैच। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि सर मैं देर कर दिया। ठीक है, टॉपर बैच जो है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, टॉपर बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, बस करना कुछ नहीं है भैया। टॉपर बैच में आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ, नोट्स, क्लास, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलता है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने के लिए भैया, टॉपर बैच को ज्वाइन कैसे करना है, देखो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप हमें क्या करो कि इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, कॉल या व्हाट्सएप 9918863196 पर 9918863196, इसी नंबर पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर लो 9918863196 पर। ठीक है, कॉल या मैसेज कर लो। और आप लोग भैया इसकी फीस जो है पूरे साल का अभी ऑफर है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए तो 299 है,
पूरे साल की फीस केवल 299 है। तो अगर आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है तो हमारे इसी नंबर पे कर देना और आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा स्पेशल बैच है। तो अगला है भैया 29 नंबर, खुमान रासों के रचयिता हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन नरपति नल्लाह या दलपति विजय या चंद्रवरदाई या जगनिक। तो जल्दी से बताओ। तो जो दलपति विजय हैं, दलपति विजय वो है हमारे खुमान रासों के रचयिता। कौन है? दलपति विजय जो है वो खुमान रासों के रचयिता हैं। 30 और लास्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है भक्ति काल के किस शाखा से है? ठीक है, अष्टछाप जो है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर हमारे कृष्ण भक्ति शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या फिर हमारा नाम तो भैया कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है भैया हिंदी का और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव समझा दिया है। पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। जितने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमारे पास कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। और कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश आएगा, जो पद्यांश आएगा वही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश आएगा। और साथ में अभी मैं आप लोगों को पद्यांश भी पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। देख सकते हो पद्यांश भी पढ़ाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे लाडलो गद्यांश को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश को और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और पेपर में जाके मिला लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश आएगा। देखो क्या पूछ रहा है। देखो गद्यांश बहुत आसान होता है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। आप गद्यांश पद्यांश तभी आप हल कर पाओगे जब उसको ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको उसी में मिल जाएगा अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया। जैसे यहां आप देखो, भूमि का निर्माण भैया देवों ने किया है। किसने किया है? देवों ने, अर्थात भगवान ने। और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भैया अगर देवों ने भूमि का निर्माण किया है तो हमें उसका क्या करना चाहिए? हमें उसको अच्छा बनाना चाहिए, मतलब उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। उसकी सौंदर्य, उसकी सुंदरता और समृद्धि को बचाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल खत्म कर दो, ठीक है। ये एंड भूमि के पार्थिव स्वरूप। अब भैया स्वरूप शब्द आ गया, बता दो कि चैप्टर से लिया गया है। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, यही भूमि से ही समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ठीक है, उतनी ही हमारी राष्ट्रीय बलवती हो सकेगी। और यह जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है? जननी है। अब देखो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे हमारे भैया जो है रेखांकित अंश हैं जिसकी व्याख्या भी करनी रहेगी, तो इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के, ठीक है, साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। और राष्ट्रीयता जो है कि जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, ठीक है। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपंत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक कर्तव्य है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो भैया। पेपर में आपके हिंदी वाले पेपर में ऐसे ही लिखा रहेगा। सबसे पहले आप भैया हिंदी वाले पेपर में जब आप पेपर देने जाना तो गद्यांश आएगा, तो गद्यांश को सबसे पहले आप 2 बार पढ़ना, ठीक है। 2 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। भैया 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें आपके जो गद्यांश है वो 10 मार्क्स के आएंगे और इसमें आपके कितने 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देखा जाएगा। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सभी को पता चल गया, क्योंकि स्वरूप शब्द आ गया तो किस शब्द से लिया गया है, मतलब किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है वो तो आपको पता चल गया होगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तीसरा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। भैया अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है ना तो सारे क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। भैया किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और
और ये जो क्वेश्चंस है ना इसका भी आंसर बता दोगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, एंड 5वां क्वेश्चन, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस कर दिए ना, आपका भैया 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा, 10 में 10 नंबर। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, अर्थात संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ। अब संदर्भ आप 2 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको सरल लगे वो लिखना। पहले का आंसर है, देखो पहले का आंसर है यहां, उत्तर देखो पहला, यानी कि संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अधोपत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। बताओ, बहुत आसान लगा ना, बहुत आसान। एक काम करना ना कि आप जब भैया ये मतलब लेखक का नाम और पाठ का नाम, ठीक है, इसको आप ब्लैक से लिखना। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना तो सारा जो आपको ब्लू से लिखना है। ठीक है, ये सब प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अधिवक्ता जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, इसको ब्लैक से लिखना। द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप जो है, इसको ब्लैक से लिखना। शीर्षक से यानी कि निबंध से अवतरित है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है संदर्भ। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो भैया आप ये डाल सकते हो, ब्लैक पेन से डालना पाठ का नाम, तो क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। भैया किस पाठ से ले गया है? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप चाहे ये वाला लिखना चाहे ये वाला, दोनों तरीका सही है। ठीक है, बस ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, ये वाला भी, दोनों भी लिख सकते हो। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप दोनों लिख देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका है भैया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम मैंने आपको बता दिया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां समझ लो। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या हमें दूसरा वाला क्वेश्चन करना है और आपको ध्यान से करना। नहीं आता तो आप बना बना के लिख देना, छोड़कर मत आना। ठीक है, लिखना जरूर है। देखो भैया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है, अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव है। जितना अधिक मजबूती से जुड़ा होगा उतना ही ज्यादा भैया क्या होगा? विकास होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार होती है, मतलब उसका कोई आधार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वे अपनी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को पूरी तरह से परिचित रहें, मतलब अपनी पृथ्वी की भौतिक स्वरूप को अच्छे से जाने, उनके हर एक बात को जाने। ठीक है, एंड साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व की भी अधिक जानकारी रखें। तो ये हो गया भैया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको करा दिया ना। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो भैया कमेंट कर देना। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो भैया राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? देखो तीनों क्वेश्चन यहां है। तीसरा कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के प्रति या इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति क्या रहें? सचेत रहें। सचेत का मतलब हमेशा जागरूक रहें। ठीक है, अच्छे से उसका ध्यान रखें और किसी भी दशा में इस पृथ्वी के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दे, मतलब खराब ना होने दे। विकृत का मतलब होता है खराब, बेकार ना होने दे। ठीक है, तो ये है भैया क्या? राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? देखो चौथा वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? देखो चौथा वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। ठीक है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखो किस प्रकार की, देखो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है? निर्मूल है, वो निर्मूल होती है। जो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से ना जुड़ा हो वो क्या है? निर्मूल है। याद रखना। ठीक है, लेखक ने किसको निर्मूल कहा है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से ना जुड़ी हो। ठीक है, और पांचवा यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है भैया? तो यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है, जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है,
एक चीज लास्ट में लिखा हुआ कि देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। तो अगर आपसे पूछे भैया भूमि का निर्माण किसने किया है, तो देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है ताकि अगर एक आध क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आप लिख देना, क्योंकि अगर इसकी जगह ये आ जाए कि पृथ्वी का निर्माण किसने किया है तो याद रखना कि देवों ने अनंत काल से पृथ्वी का निर्माण किया है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, आज से आपको गद्यांश हल करना है। देखो गद्यांश में आपके 5 प्रश्न रहेंगे और आपका 10 नंबर का रहेगा और पांचों प्रश्न बहुत आसान है। अगर आपने एक बार गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया तो ये आपको गद्यांश समझ में आ गया ना। पूरा गद्यांश मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया विद क्वेश्चन का सारा क्या आंसर आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला गद्यांश 2 तरीके से लिख सकते हो, फिर मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करा दिया, फिर आपके तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो गद्यांश समझ में आ गया ना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम में पद्यांश कौन सा आएगा आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वही पद्यांश आएगा। तो चलो देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे वो पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम 2026 में ना 100% आएगा। मतलब यही पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और इसमें आपके जो 5 क्वेश्चंस है ना मतलब पद्यांश के, वही क्वेश्चंस भी आएंगे। टेंशन मत लेना, आपका 10 में 10 नंबर भैया पद्यांश का भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, पद्यांश भी आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने ये वाला पद्यांश तैयार कर लिया। अगर आपने ये वाला पद्यांश तैयार कर लिया, क्योंकि ये जो है हर साल बोर्ड में आता है और 2026 में तो जरूर छपेगा। तो बहुत ध्यान से समझना, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको लिखना भी है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया और बहुत अच्छा भी है। अगर आप एक बार पढ़ोगे अच्छा लगेगा। और जब आप पद्यांश को कर रहे हो ना कम से कम 2-3 बार पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत करना शुरू कर देते हैं, नहीं 2 बार पढ़ो, तब आपको इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर आप बहुत आसानी से इनके जो क्वेश्चंस है ना इसको आप बहुत आसानी से लिखोगे। जैसे रसगुल्ला होता है ना खा लेते हो, वैसे आप लिखना शुरू कर दोगे। देखो कह रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना को तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हो तो उन्हें गोद ले श्रांति खोना, और ओठों की ओर कमल मुख की लालिमाओं को मिटाना। कोई कलांतर का कृषक जो है ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस जाके उनकी कलांतिकाओं को मिटाना। जाता हुआ जलद यदि व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, और तप्त भूतांगना को मिटाना। अब इसका अर्थ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओ। देखो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं नजर आवे, लज्जाशील मतलब बहुत सारी ऐसे महिलाएं होती हैं जो लज्जा करती हैं, शर्माती हैं। तो ऐसी महिला कहीं आपको रास्ते में नजर आए ना तो आपको क्या करना है, होने देना विकृत वसना को सुंदरी को। तो आप उनके जो कपड़े हैं उनको अस्त व्यस्त मत करना, उड़ाना मत। ठीक है, उसको क्या करना है, उनको वैसे ही रखना है। जो थोड़ी सी शर्मित हो, अगर वो शर्मा रही हैं तो उनको गोद में लेकर श्रांतिक होना। तो आप उनको गोद में लेकर उनकी श्रांतिकाओं को, आप उनके जो मतलब जो थकावट को उसको खोना। ठीक है, और ओठों की जो ओठ अगर सूख गए हैं ना तो उसको मतलब तरोताजा कर देना, और कमल मुख की लालिमाओं को मिटाना। और जो कमल मुख जो मुख हैं वो मुरझा गए हैं तो उसको आप अच्छा कर देना। ठीक है, और कोई कृषक यानी कि जो किसान होते हैं अगर खेत में काम करता हुआ दिखाई दे तो धीरे धीरे उनकी जो थकावट है उसको मिटाना। और कोई अगर बादल जाता हुआ, कोई जलद अगर कोई बादल आकाश में दिखाई दे जाता हुआ तो आप वो बादल उनके ऊपर लाकर छाया प्रदान करना, मतलब सुख प्रदान करना। और उनकी जो भूतांगना, तप्त भूतांगना का मतलब है जो धूप से वो तप्त हो गए हैं उसको सही करना। तो ये मैंने नॉर्मल सा बहुत अच्छे से समझा दिया व्याख्या। आप देखो इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये आपका 10 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। देखो पहला, उपयुक्त पद्यांश में शीर्षक के कवि और जो नाम लिखे, कवि का नाम मतलब पद्यांश के शीर्षक, जो शीर्षक है अर्थात पाठ है, और जो कवि है वो लिखना है। ठीक है, दूसरा भैया रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। मैंने अभी अर्थ समझाया है, आपको पता चल गया होगा कि राधा भैया पवन दूतिका से
कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। और यहां से तो भैया पाठ का नाम वैसे पता चल गया किस पाठ से लिया गया, पवन दूतिका। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया प्रदान करने को कहा है, और कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है भैया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है वो डालना है और आपको बढ़िया से इसका आंसर देना है। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो वो आप डाल लो और आप अच्छे से आंसर दो, ठीक है। तो चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन भैया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ देखो कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, कौन इसके कवि भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, ठीक है, द्वारा रचित प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, पवन दूतिका, पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से लिया गया है। तो भैया ये किस पाठ से लिया गया है, पवन दूतिका, पवन दूतिका पाठ है, ठीक है। पाठ कौन सा है, पवन दूतिका, ठीक है, याद रखना। तो एक बात और मैंने आपको बताया है, जो इसमें भैया कवि हैं और जो इसका पाठ का नाम है इसको ब्लैक से लिखना और सारी चीजें आपको ब्लू से लिखना है। बस 2 ही पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, ब्लैक एंड ब्लू। तो पहला क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भैया आपको कितना करना है, बस ये 4 लाइन का करना है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना, तो तू सुंदरी को जो थोड़ी सी शर्मित हो, तो गोद में श्रांति खोना, ओठों की और कमल रूपी लालिमाओं को तुम मिटाना। तो देखो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत आसान है कि हे पवन, राधा जी भैया पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं, यदि तुझे मार्ग में अर्थात रास्ते में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से, इतनी तेजी से मत बहना, ठीक है, क्योंकि उसके जो वस्त्र हैं, वस्त्र मतलब कपड़े जो हैं उड़कर अस्त व्यस्त ना हो जाएं, ठीक है। मतलब राधा जी कहती हैं पवन से, ठीक है। देखो जो मतलब महिलाएं होती हैं वो साड़ियां पहनती हैं, अब जब आंधी चलता है ना तो वो मतलब उड़ने लगती हैं, हम लोगों के कपड़े भी उड़ने लगते हैं जब बहुत तेज हवा चलती है। तो इसीलिए राधा जी कहते हैं तो इतनी तेजी से मत चलना कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो जाएं, ठीक है, और उसका शरीर उमड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे, अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो गोद में लेकर अर्थात उससे चारों ओर से घेर कर उसकी थकावट को मिटाना, अर्थात उनकी थकान को मिटा देना, छाया प्रदान करना, ठीक है। एंड जिससे कि जो थकान के कारण उसके जो सूखे हुए ओठ हैं और मुरझाया हुआ कमल मुख जो है, कमल रूपी मुख प्रफुल्लित हो जाए, अर्थात सुख हो जाए, मतलब अच्छा हो जाए, आनंदमय हो जाए, ठीक है। और हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, अगर खेत में कोई काम करती हुई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उनका स्पर्श कर उनकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, ठीक है। धीरे धीरे उनको स्पर्श करना और उनके जो संपूर्ण थकावट है उसको दूर कर देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया भैया दूसरा वाला क्वेश्चन जो कि रेखांकित अंश की व्याख्या है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन समझो मेरे प्यारे लाडलो, तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो। इसमें क्या पूछ रहा है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। मतलब राधा जो है, राधा जी पवन दूतिका से राह में अर्थात रास्ते में पथिकों के साथ, जो पथिक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। क्या कहती हैं? परोपकार का, मतलब अच्छे कार्य भैया, दूसरों को मतलब अच्छा कार्य मिले, मतलब दूसरों को अच्छा फील हो, ऐसा कार्य करने के लिए भैया राधा जी पवन दूतिका से कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं, ठीक है। तो ये भी तीसरा हो गया। अब चौथा क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से मैं आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक जो है कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया प्रदान करने को कहा है। तो किसके द्वारा छाया प्रदान करने को कहा है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझो मेरे प्यारे लाडलो। चौथे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को समझा दूं। देखो चौथा क्वेश्चन का आंसर जो है वो है राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ अर्थात बादल का छाया प्रदान करने को कहा है। किसका, बादल का छाया प्रदान करने को कहा है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कृषक जो है ललना शब्द में कौन सा समास है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है कि भैया जो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो आपका पद्यांश का है। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको पद्यांश का समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया भैया पद्यांश। ठीक है, गद्यांश भी समझाया, पद्यांश भी। तो जितने स्टूडेंट पद्यांश को नोट नहीं किए हैं गद्यांश को तो नोट कर लो। देखो ये हमारा है भैया गद्यांश जो कि आप लोग नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस हैं और ये इनके सॉल्यूशन है। ठीक है, पूरा देख लो पांचों क्वेश्चन, फिर ये पद्यांश है और ये इनके क्वेश्चंस हैं और ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फिर ये दूसरे क्वेश्चन का, फिर ये हमारा पांचों क्वेश्चन। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और 10 नंबर आपका गद्यांश का, 10 नंबर आपका पद्यांश का बिल्कुल पक्का हो गया भैया। जो मैंने बताया है वही 2026 बोर्ड में आएगा। जाओ यही आएगा, पेपर में छपा है, देख लेना पेपर में। तो चलो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।